सिंबल विवाद पर फैसला होना फिलहाल बाकी है। मामला चुनाव 23 जनवरी को समाप्त हो रहा है, इसलिए शिवसेना ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक उन्हें विस्तार दिया जाए। ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। यदि चुनाव आयोग संगठनात्मक चुनाव की अनुमति देता है तो इसका मतलब शिवसेना के संविधान के अनुसार उद्धव ठाकरे के गुट के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। इसलिए या तो विस्तार या उससे पहले कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। दोनों संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन शिंदे और ठाकरे गुट के प्रवक्ताओं के क्या कुछ बयान आए हैं सामने, वो भी आपको पहले सुनाते हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान, किसका होगा तीर कमान? शिंदे गुट की दलीलें पूरी, शिवसेना और चुनाव चिन्ह पर लगा दांव। उद्धव और शिंदे की तकरार, सुप्रीम अदालत में सुनवाई बरकरार। आज चुनाव आयोग में इस बात पर निर्णय होगा कि असली शिवसेना कौन सी है और नकली शिवसेना कौन सी। मेरी उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी और श्री बाला साहब ठाकरे जी की जो असली शिवसेना है, जिसके प्रमुख इस समय श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हैं, उन्हीं के हक में फैसला होगा। आज हम ये भी देखेंगे कि जैसे सीबीआई पर आरोप लगते हैं, ईडी पर आरोप लगते हैं, क्या वैसे ही चुनाव आयोग पर तो आरोप नहीं लगने वाले हैं। हम पूरी आशा में हैं कि हमारे ही पक्ष में फैसला होगा। फिर भी यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं होता है, श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है तीर धनुष, तीर कमान, ये हमारा चुनाव चिन्ह है। आयुष्मान ये चिन्ह बाला साहेबांची शिवसेना को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुमत भी है, आंकड़े भी है, अपने जो दस्तावेज है वो भी दिए हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स है, जो मेजॉरिटी एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स सभी हमारे पास है। तो नहीं मिलने का तो सवाल नहीं उठता, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे प्रमुख नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे जी और उनकी लीगल टीम निर्णय लेगी। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लोढ़ा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, कृष्णा हेगड़े जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना ठाकरे गुट। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही सवाल है किशोर तिवारी जी, ठीक है, क्या उम्मीद है, वो अलग बात है कि हाईकोर्ट से क्या उम्मीद है, चुनाव आयोग से क्या उम्मीद है, आपकी पार्टी क्या चाहती है और किस रूप में आगे वाले जो फैसले हैं उन्हें देख रही है? अशी कुठली घाई आहे हा युक्तिवाद जो आहे तो थोड्या वेळापूर्वी पुन्हा कपिल सिब्बल आणि त्यामुळे हा देखील एक मुद्दा महत्त्वाचा या ठिकाणी उपस्थित किशोर, आप तक आवाज पहुंच रही है? याच्या आधीच्या जर केसेस आपण की भी आवाज आ रही है। उदाहरण आठवतंय 2017 मध्ये अखिलेश जी। किशोर जी, आप तक आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज ढंग की, बोलिए भैया। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग से क्या ऐसी अपेक्षा रखते हैं, क्या फैसला आना चाहिए, आपकी पार्टी क्या सोचती है इस पर? नहीं, देखिए, पार्टी बगावत करके या पार्टी छोड़कर जाने वाले तो शिंदे गुट था। अब पार्टी तो हमारी ओरिजिनल है, जिसका संगठन जिसके पास इंटैक्ट है। अब बात ऐसी है कि विधायक और सांसद चले गए, उनके वैचारिक मतभेद थे और बार बार बात की है। तो एक मराठी आवाज आ रही है यार, ये दीपक तुम्हारे यहाँ। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि अगर आपने मोबाइल में कोई वीडियो चला रखी है तो निवेदन है प्लीज उसे बंद कर दें, दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैंने बंद कर दिया है ये सब। जी शुक्रिया सर। मेरी तरफ से, क्योंकि शाम से 5 से 8 यार दर रोज यही काम करता हूं, तो तकलीफ मुझे ख्याल में आ रही है। दीपक जी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर सरकार के दबाव में नहीं आता है तो मुझे लगता है कि हमको वो जो हमारा है धनुष्य बाण वो देना चाहिए उसने। लेकिन अब उनकी एक बात थी कि भाई
कि भाई अब इलेक्शन से हमें बाहर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन अगर एक संवैधानिक ढंग से काम करता है तो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन है ना, हमने हमारी मानसिक तैयारी सब कर ली है। हाँ, जनता में जाएंगे तो ये फैसला हो जाएगा कि बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि ये फैसला हो चुका है। हाँ, उद्धव जी को मान चुके हैं। राज ठाकरे गए थे, उसके बाद भी हुआ, बाद में 2 चुनाव भी हुए, तो हमें कोई चिंता नहीं है। अब कानूनन लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहली बार ही हमारे पार्टी से इतने बड़े पैमाने पर विधायक और सांसद चले गए हैं। चुनौती है, चुनौती स्वीकार की है। जनता में जाएंगे और अब कौन हिंदू है, कौन हिंदुत्व किसका सच है, कौन वफादार है, कौन गद्दार है, किसने कांग्रेस से झगड़े किए, कांग्रेस से जो कौन कांग्रेस के पास चला गया। हम जनता में चलेंगे भाई। हमने चुनाव पर किशोर तिवारी जी, जिस तरह से आपने पहले ही एक शब्द बोल दिया कि अगर भाजपा के दबाव में इलेक्शन कमीशन नहीं आया, आपने सवाल तो यही खड़ा कर दिया, जब आपको आस्था है ही नहीं या आपके विश्वास है ही नहीं इलेक्शन कमीशन पे, तो फिर चुनाव कराने का भी इलेक्शन कमीशन का कोई फायदा नहीं, उस पर निर्णय लेने का कोई फायदा नहीं। सवाल तो आपने पहले ही लगा दिया है। जी सरीके अगर वहां नियुक्त हो जाते हैं, जिनका रिकॉर्ड ही बहुत प्यारा है, तो वो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं पार्टी के तरफ से वो लीगल मैटर देखता भी नहीं हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने प्रेसिडेंट्स को छोड़कर कुछ करना चाहता है तो मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र की जनता उसे पसंद करेगी। हम जनता में जाने वाले, हमने सब डिसाइड कर लिया है। अब हमको इलेक्शन कमीशन या बीजेपी की ये जो गिदड़ धमकियां, ये बीजेपी की जो सियासत है, देखो दीपक, ये बहुत बड़ी इनकी सियासत, और को ऐसा डमी पार्टी हमारी क्रिएट कर किया जाए। अब लोग बता देंगे, अगर हमने के लिए हुए निर्णय गलत है तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जनता में जाकर ही हम हमारी बात रह पाएंगे। इलेक्शन कमीशन तो मुझे लगता नहीं कि जनवरी अपना जून 2024 तक कोई निर्णय लेगा, क्योंकि निर्णय किसको कब लेना है इसका निर्णय अगर मोदी और अमित शाह डिसाइड करते हैं तो मुझे लगता नहीं, या तो ईडी, सीबीआई, एनआईए की जांच, एनसीपी की जांच, इसका पर्सनल मॉनिटरिंग जब पीएमओ से होता है तो इलेक्शन कमीशन के काम का क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता होगा, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। और मैं जो बोल रहा हूं, जिसके लिए मैं उत्तरदायित्व लेता हूं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है, वो पावर का इस्तेमाल कुछ ऐसे जो पहले से कानून बने हुए हैं उनके तहत ही करेगा। तो जो तहत जो 168 का जो 15वां पैरा है उसमें जो जिक्र किया गया है, उसके तहत जो चीज़ों का जिक्र है तो उन्हीं के अनुरूप ही किया रहेगा, जो नॉर्म्स हैं उन्हीं के तहत करेगा। हालांकि वो मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। राहुल जी, हमारी पिटीशन ही वो की है, हमारी पिटीशन ही वो अगर इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। विवाद निर्माण उसके बाद हुआ ना। ठीक है राहुल जी, मैं राहुल जी पे आऊंगा। सर, मैं समय चूंकि निर्धारित है, मैं आपके पास लौटूंगा। राहुल जी, इस पे आपकी पार्टी क्या सोचती है, क्या पक्ष रखना चाहती है और आज क्या पक्ष रखेगी? क्योंकि आपने पहले भी दलील दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी दी हैं और अभी इलेक्शन कमीशन के सामने पहले भी आप दे चुके हैं। आज क्या ऐसी दलीलें रखी जाएंगी जो कि हो सकता है कि आज इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुरक्षित रख ले, ये कहा जा रहा है? देखिए, अभी तिवारी साहब की बातें मैंने सुनी है, उन्होंने उनका पराभव मान्य किया ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा जो संविधान है, संविधान के माध्यम से जो निर्वाचन आयोग भी निर्माण हुआ है, निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप और तिवारी साहब कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। क्योंकि निर्वाचन आयोग की तो देश का सबसे बड़ा है, विश्वास रखना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, उद्धव ठाकरे जी सच्चे हैं, आदित्य ठाकरे सच्चे हैं, और जो दरार पार्टी में पड़ी है, जो महाराष्ट्र में देखिए, देश ने देखिए, पूरी दुनिया ने देखी है कि पिछले 12 साल से जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो संविधान पार्टी का बनाया था, वो पार्टी का संविधान तोड़ने का, मोड़ने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया बाला साहब के पश्चात। जो बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी में डेमोक्रेसी लाई थी, लोकशाही लाई थी, वो लोकशाही भी तोड़ने का काम
उद्धव ठाकरे और उनके सब कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पार्टी में किया। मतलब बाला साहब ठाकरे जी जाने के बाद जो सर्वाधिकार था, जो सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे जी ने खुद के पास ले लिया, ना लोकशाही डेमोक्रेसी पार्टी में रखी ना कुछ रखी। आज भी इनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि ये काल्पनिक है, जो दरार पड़ी है काल्पनिक है। मुझे लगता है कि तिवारी साहब आपके पार्टी ने अभी वस्तु स्थिति स्वीकार करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में 40 विधायक अपनी पार्टी से बाजू में क्यों जाते हैं, 13 सांसद उद्धव ठाकरे की भूमिका स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। आज महाराष्ट्र में ये खाली 40 विधायक और 13 सांसद के लिए सीमित बात नहीं है। महाराष्ट्र में जो 36 जिले हैं, 358 तालुका है, 43,000 गांव है, 28,000 ग्राम पंचायत है, 27 महानगर पालिका क्षेत्र है, साढ़े चाहे नगर परिषद रहने दो, हर चांदा से बांधा जो हम महाराष्ट्र बोलते हैं। और महाराष्ट्र में पूरी तरह एकनाथ शिंदे साहब को यानी बाळासाहेबांची शिवसेना इस पार्टी को भारी तौर से समर्थन मिल रहा है। रोज भीड़ आ रही है, रोज सांसद आ रहे हैं, नगर सेवक आ रहे हैं। ये इस वस्तुस्थिति आप कब स्वीकार करेंगे। और आज तिवारी साहब डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा रहे हो कि हमको पता है उनके बाजू में ही ये डिसीजन आने वाला है, हमने मन की तैयारी की है। अरे आप लोगों में उतरो, हम भी उतरने वाले हैं। दूध का दूध और पानी का पानी महाराष्ट्र की जनता करेगी। एक महीने पहले जो महाराष्ट्र में 8,000 ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन हुए उसमें 1,500 के ऊपर बाला साहेब की शिवसेना के सरपंच चुन के आए हैं। मतलब ये लोगों ने स्वीकार किया है 6 महीने में कि बाला साहब के हिंदुत्ववादी विचार एकनाथ शिंदे साहब और बाला साहब की शिवसेना ये आगे लेके जा रहे हैं। अगर देखिए कुदरत का भी एक बड़ा सबसे बड़ा मैं बताता हूँ दीपक जी, एक भगवान ने भी हम पे आशीर्वाद दिया है कि जो निर्वाचन आयोग ने 3-4 महीने पहले जो पार्टी का नाम दिया तो हमको नाम क्या मिला, एकनाथ शिंदे साहब को बाला साहेबांची शिवसेना। मतलब बाला साहब ठाकरे किनके साथ है, उनके आशीर्वाद किनके साथ है, ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। इन्होंने क्यों उद्धव बाला साहब ठाकरे इतना बड़ा नाम देखा है। मतलब ये विचार के वारसदार नहीं है, ये प्रॉपर्टी के वारसदार है और विचारों के वारसदार एकनाथ शिंदे साहब है, उनके विधायक है, उनके सांसद है। और जो बाला साहब की शिवसेना ज्वाइन कर रहा है वो तो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी के विचार है। अगले इलेक्शन कभी भी लगाइए, इलेक्शन तो लगने ही वाले 2024 में लगेंगे, महानगर पालिका लगेंगे। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, अरे जो मुंबई महापालिका है वो मुंबई महापालिका भी इनके हाथ से अभी जाने वाली है। इसलिए ये पहले मुंबई महापालिका जीतो, बाद में महाराष्ट्र की बातें करो, ये मुझे कहना यहाँ पे। जिस तरह से कृष्णा जी जिस तरह से जो बात रखी है हमारे दोनों ही प्रतिनिधियों ने, ये एक सिर्फ लड़ाई सिंबल और पार्टी की है या फिर ये विचारधारा की भी लड़ाई है? पहले ही मान लिया था कि हम सब इलेक्शन लड़े सेना और बीजेपी ने साथ में। मराठी आवाज आ रहा है, मराठी आवाज आ रहा है। हमारे मित्र किशोर तिवारी जी ने पहले ही मान लिया उनके ओपनिंग स्टेटमेंट में कि आज के वो बैट्समैन है कि वो जब इलेक्शन लड़े थे उन्होंने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष नहीं है, पक्ष ले रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई पक्ष लेना चाहिए था तब वो अंधेरी बाई इलेक्शन में ही पक्ष ले लेती थी। बिल्कुल सही। और क्योंकि 40 आमदार और 13 खासदार सब निकल गए थे और इतने सारी माजी आमदार और महापौर और ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र दिए, नगर सेवक है बहुत, तो तभी ही सिंबल मिलना चाहिए था। लेकिन सिंबल भी फ्रीज किया था और नाम भी फ्रीज किया था। उसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। दूसरी बात, अभी मैंने कपिल सिब्बल जी का बात सुना कि उन्होंने कहा कि जो पार्टी टूटी है वो काल्पनिक है। कभी ये कैसे काल्पनिक हो सकता है कि जब आपकी सरकार ही गिर गई, उनको लगता है कि सरकार गिर गई तो वो भी एक काल्पनिक बात है। तो मुझे लगता है कि शिवसेना में जो अभी एक काल्पनिक तरीके से काम हो रहा है ये बंद करके उनको जरा रियलिटी पे सोच देनी चाहिए। एक हमारे 40 आमदार निकल गए, हमारे नगर सेवक निकल गए, हमारे 13 खासदार निकल गए, हमारे पार्टी के बड़े नेता निकल गए, ग्राम पंचायत में हम हार गए और
पूरी तरीके से पार्टी साफ होने की कगार में है। ठीक है। और दिन भर आप देखे, विदर्भ में देखे, कोंकण में देखे, मराठवाड़ा में देखे, मुंबई में देखे, जहां पर भी आप महाराष्ट्र की भाग में देखे, तो लोग बारी ताजाब से हमारे बाला साहेबांची शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले बीएमसी में भी शिवसेना में बड़ी फूट पड़ने वाली है। और बीएमसी, जैसे हमारे मित्र ने कहा, बीएमसी में भी हमारा ही महापौर बैठेगा और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर निष्पक्ष होता तो फिर जो ठाकरे गठ है या जो पार्टी है उनकी, तो उन्होंने अभी उनका इलेक्शन क्यों नहीं किया? कांग्रेस में तो जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किया तो पूरे डेलीगेट्स पूरे देश में, समय का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बात रखिए कम शब्दों में, तो थोड़ा मैं आगे ज्यादा सवाल ले पाऊंगा आप लोगों से। मेंबर्स जो है उन्होंने सब वोटिंग किया और खारगे जी वहां पर जीत गए, तो ये शिवसेना में ये बात क्यों नहीं थी? और अगर इतना पक्ष लेती है इलेक्शन कमीशन, तो उद्धव जी की शिवसेना ने क्यों दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन को कि हमको इलेक्शन लेने का मौका दीजिए और हमको हमारा अध्यक्ष चुनने का मौका दीजिए और हमारे जो भी अभी तक जो है उसको सॉर्ट आउट होने का मौका दीजिए। दो बात तो नहीं हो सकती कि एक बार आप कहें कि इलेक्शन कमीशन पक्ष लेता है और दूसरी बात आप खुद इलेक्शन कमीशन को अपील करते कि हमको हमारी जो गलतियां हैं वो दुरुस्त करने को दे। तीसरी बात यह है कि जो 12 स्टेट्स के प्रदेश और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। एंड नितिन सातपुते भी जुड़ गए हैं जो कानून विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ गोपाल तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर समय निर्धारित है, माफी चाहूंगा, अब मैं दूसरे गेस्ट पे जाना चाहूंगा। एंड नितिन सातपुते जी, ठीक है कृष्णा जी, ठीक है। एंड नितिन जी, सर अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो उसमें भी आपने देखा कि ज्यादा भीड़ थी, वहां पर ज्यादा ऊर्जा था। नितिन जी, ठीक है। कृष्णा जी माफ कीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी कैसे शिवसेना और बीजेपी, बाला साहेबांची शिवसेना, ठीक है बीजेपी साथ। कृष्णा जी मुझे नितिन जी, ठीक है, आपके पास आवाज आ रही है सर? 7A और 2 मेट्रो लाइन जो है वो शुरू हो रहा है। आवाज आ रही है आपको? हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। कृष्णा जी, आप तक आवाज आ रही है? 6,000 करोड़ रुपए के कंक्रीट रास्ते बन रहे हैं, तो ये सब 5 महीने में हो रहा है। आप तक आवाज आ रही है? We are a party which delivers। और अभी तक जो आप कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट। नितिन जी मेरा सवाल आपसे है, नितिन जी क्या आप तक आवाज आ रही है? कैबिनेट में आपने नहीं बिठाई और कैबिनेट ने मीटिंग ही नहीं लिया, और जिसके वजह से नितिन जी आप तक आवाज आ रही है? देश के बाहर चले गया। आज सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे जी और इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे उदय सामंत जी डेवोस गए, और पहले दिन में ही लगता है मुझे लगभग 25 या 30 उन्होंने MOU साइन कर लिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं तिवारी जी, वी आर अ गवर्नमेंट व्हिच वर्क्स, और मुझे पता है कि आप भी अच्छा काम करते हो, आप भी हमारे साथ। आप तक आवाज आ रही है कृष्णा जी? कृष्णा जी आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं नितिन जी जो कि कानून विशेषज्ञ हैं। नितिन जी आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से जो नॉर्म्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार हैं, उसके तहत जो जांच बिठाई जाती है, जांच में जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा विधायक और ज़्यादा सांसद होते हैं या ज़्यादा जिसका वर्चस्व होता है जिस पार्टी में, उससे ही सिंबल जाता है। जब सिंबल जाता है तो जाहिर सी बात है पार्टी की प्रॉपर्टीज लेके सब कुछ उसके ही होता है। तो अब ऐसे में शिंदे पक्ष में जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं वो कहीं ना कहीं वेट ज़्यादा लग रहा है, उनके पास ज़्यादा समर्थन है लोगों का। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या फैसला सुना सकता है? अगर बीच का भी फैसला सुनाएगा तो क्या वो फैसला हो सकता है? क्या कुछ नियम है? देखिए, मैं 2 सवाल है, क्या फैसला सुना सकता है और एक सवाल आपने पूछा था। मैं आपको कानूनी तौर पे बताना चाहता हूँ जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10th शेड्यूल है जी, और वो जो इलेक्शन के जो लॉ है और ये जो अभी जो माहौल जहाँ पर जो हुआ है, ये डेवलपमेंट जो हुआ है महाराष्ट्र में, इस शिवसेना से एक गुट अलग निकलकर
इस पक्ष के ऊपर, इस पक्ष का जो नाम है उसके ऊपर दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और जो सिंबल जो है पार्टी का, उस पार्टी का भी वो क्लेम कर रहा है। हालांकि जो पार्टी की जो घटना होती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से ये जो है उनका जो क्लेम है वो क्लेम बनता नहीं है। इलीगली तौर पे वो अलग होकर वो पूरी पार्टी क्लेम कर रहे हैं, सिंबल क्लेम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे जजमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए। नबम राबिया, आपने देखा होगा नबम राबिया में क्या हुआ था। ऐसे ही वहां पर हालात हुए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के जो सारे जो फैसले थे उसको खारिज कर दिया और फिर से वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई थी। नबम राबिया एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है। नबम राबिया के जो 5 जजों का जो घटनापीठ था, वही घटनापीठ का जजमेंट लेकर इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में मांग हुई थी कि वो एक घटनात्मक पीठ का स्थापन किया जाए, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस उन्होंने सुनना चाहिए था। इसके लिए अभी ये मांग उठने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अभी ये 5 जजों का घटनापीठ स्थापन हुआ है, और अभी और ये मांग चल रही है कि 7 जजों का घटनापीठ स्थापित किया जाए, ताकि 5 जजों का जो जजमेंट है उसको सेट असाइड या कुछ नया जजमेंट आना चाहिए। इसके लिए अभी ये 7 जजों की जो मांग की जा रही है। अभी आपने जो कहा है कि ये क्या फैसला आ सकता है, फैसला आ सकता है उद्धव ठाकरे जी के फेवर में आ सकता है, क्योंकि जो कानून सारे जो भारत के कानून बने हैं उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, उन्होंने बीजेपी के साथ जो अलायंस करके अलग गुट बनाकर ये जो सरकार जो स्थापन की है, और ये बात उनको भी मालूम है, इसलिए उनकी वो जो मिनिस्ट्री है उसको एक्सपांड नहीं कर रहे, ताकि एक्सपांड करने के बाद उनको मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। इसके लिए वो कानून वो जानते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन शिंदे जो ग्रुप है, यानी शिंदे सरकार जो महाराष्ट्र में है, उनके फेवर में कोई फैसला सुना सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जैसा कपिल सिब्बल जी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जजमेंट आना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाए। तब तक उन्होंने वेट करना चाहिए। अगर वो फैसला सुनाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मेरी भी ये राय है कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दबाजी ना करे, थोड़ा समय के बाद अपना फैसला सुनाए तो अच्छा रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि शिंदे जी को कोई यहाँ पर रिलीफ मिले। ठीक, नितिन जी, अगर मैं आऊंगा आपके पास सर, जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और जो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है, और उसके तहत अगर दूसरे गुट का दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले दोनों अलग अलग हुए, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए फैसला लेगा, या फिर जो उसके पास पावर है या वाकई जो उसके नियम कानून है उसके हिसाब से फैसला लेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो जो प्रेसिडेंट माना जाता है, और उसको उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन को भी अपना फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के भी कोई जो भी आदेश होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। तो अपेक्स कोर्ट का जो फैसला होता है या उसमें जो गाइडलाइन दी जाती है, वो सारी गाइडलाइन अपेक्स कोर्ट की, भारत के अंदर सारे जो जितने सारे न्यायालय है उनको, या ट्राइब्यूनल है या कोई कमीशन है, उनको ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ठीक है। गोपाल तिवारी जी, जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा है पार्टी में सिंबल को लेकर या पार्टी नाम को लेकर, क्या इसका जो भी निर्णय होगा उसका असर कांग्रेस पार्टी पर क्या पड़ने वाला है? सर, मेरा गोपाल तिवारी जी से सवाल है। जी बिल्कुल सर। जी सर, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है? जी। ये जो शिंदे गुट बना है जी, तो वो जो बना है वो डिस्प्यूटेड है बेसिकली। तो इट इज चैलेंज बाय बाला साहेब उद्धव जी ठाकरे और शिवसेना ने उनको चैलेंज दिया है, और आर्टिकल 10 की धज्जियां उड़ा गई है। 16 लोग सस्पेंड होने चाहिए, अगर वो सस्पेंड होते तो 24 भी हो जाते। तो जब इनकी पैदाइशी, इनकी ये ग्रुप की पैदाइशी अगर डिस्प्यूटेड है, तो इनको बाकी कहने का कोई मतलब ही नहीं। तो नेचुरल जस्टिस से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पहले इनके ऊपर जो भी निर्णय ले और बाद में इलेक्शन कमीशन निर्णय ले, ये सही होगा। नहीं तो जो भी इलेक्शन कमीशन जो भी निर्णय देगा वो चैलेंज होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर और दूसरी बात है, अभी हमारे कोई मित्र बोल रहे थे कि किशोर जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ आक्षेप लिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में खुद बोला है कि ये आप कौन सी
क्या कर रहे हैं हमें भी जानकारी दो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रोसेफ और जस्टिस रस्तोगी ने दोनों ने बहुत कड़ी निंदा की, कड़ी टीका की है और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर काफी सवाल उठाए हैं। एक दिन में सब प्रक्रिया ऐसे कैसी हो सकती है और उसके ऊपर जवाब मांगा है। अभी गवर्नमेंट ने दिया कि नहीं बोलते जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सीधा बताया कि इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए ताकि वो समय आने पर प्राइम मिनिस्टर को भी चैलेंज कर सके या उसके खिलाफ भी एक्शन ले सके, ऐसे वर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट के। ये क्या चल रहा है? और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट है ये बनाया है असम, गुवाहाटी, सूरत, वाया ये तोड़ फोड़ के खरीद फरोख्त की राजनीति से बनाया गया है। जब खुद देवेंद्र फडणवीस खुद एक्सेप्ट करते हैं कि आपके नाक के नीचे से चुरा लिए, अरे तो ये चोर ही बैठे हैं ना। और ये खुद ही बोलते हैं कि हम रात को वेशांतर करके, ये इनके मिसेस ने आदरणीय अमृता जी ने बताया कि वो रात को 12 बजे के बाद वेशांतर करके जाते थे। और ये विधानसभा में दोनों ने बताया कि रात को 12 के बाद सगळे रात्री झोपल्यावर आणि सकाळी सगळे उठायच्या आत आम्ही भेटायचो। अरे मैं ये कौन सा गवर्नमेंट है भैया? ये कौन सी है? अगर आप बनाते हैं तो आप भागते क्यों? अगर बंबई में आप अगर मेला लेते और उद्धव जी को बोलते कि आप शिवसेना जिस तरह से ले जा रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है, हम यही बैठेंगे। अरे जब उद्धव ठाकरे जी ने खुद बोला, ये देवेंद्र फडणवीस ने खुद बोला, बच्चू कडू मेरे एक जवान पे सबको लेके गए, और ये सब कुछ एडमिटेड है पब्लिक डोमेन में, फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये कैसे वैध, कैसे ये गवर्नमेंट, गोपाल जी समय का अभाव है, सरकार है और इसको जाना ही जाना है। अरुणाचल गवर्नमेंट का आपको याद होगा निकाल कितने सालों कितने दिनों के बाद लगा था, बर्खास्त किया। ये राज्यपाल महाविकास आघाड़ी को पृथ्वीराज चौहान जी जो भी कैंडिडेट थे उनको विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लेने पे मना करता है और इनको फटाक से परमिशन देते हैं। ये क्या चल रहा है देश में? ठीक है, इसी का मतलब ठीक है गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगा कि कोई बाय हुक और कुक या खरीदो, तो अभी बाजार में खरीदादार आते हैं तो अच्छे लोग अपने लोगों को घर में बिठाते। समय निर्धारित है, मैं अब जाना चाहूंगा किशोर तिवारी जी, आप काफी समय से कहना चाह रहे हैं कि बात सरकार बनी है, ये न्याय प्रविष्ट अवैध सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, इसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। किशोर तिवारी जो बोल रहे थे ना पहले जो इनको बहुमत दिया था, मैं आपको दीपक जी बताता हूँ, अब के बार 200 पार जो बोलने वाले 126 विधायक थे बीजेपी। गोपाल जी समय कम है, 103 पे आ गए, किशोर तिवारी जी 103 में राष्ट्रवादी के 3 से, तो ये आ गए 80 जी किशोर तिवारी जी बात रखिए, 180 पे आ गए और शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के। जी किशोर तिवारी जी आप अपनी बात रखिए। गोपाल जी समय निर्धारित है, माफी चाहूंगा जी। किशोर तिवारी जी, अगर इनको 30 साल अपने युति के पार्टनर को, किशोर तिवारी जी ये सवाल कर रहे हैं। और आखिरी बात, उद्धव जी, बाला साहेब ठाकरे, मैं खुद, किशोर जी आपका आवाज आ रही है? खुद स्वर्गीय आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने खुद कहा था, बड़ी सभा में कहा था कि माझ्या नंतर जसं मला प्रेम दिलं, मैं आपके पास आऊंगा राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले किशोर तिवारी की बात रखिए अपनी। इससे जब बाला साहेब ठाकरे खुद बोलते थे और उन्हीं के रहते हुए राज ठाकरे बाहर गए थे, तो ये क्रिस्टल क्लियर है, दूध का दूध। और जो लोग अगर अभी 13 खासदार है और 40 लोग, ये इनके जो कार्यकर्ता है और इनको चुन के लाने में उद्धव जी ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका गुडविल, ठाकरे साहब का गुडविल लगा है ना। अभी 5 साल के बाद जब ये उनका फोटो हटाकर शिंदे गुट के नेतृत्व में अगर चुन के आएंगे तो मानेंगे ना, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज के तारीख में ये अलग पक्ष गए। गोपाल जी समय निर्धारित है, माफी चाहूंगा मैं आपके पास। किशोर तिवारी जी राज्य में मुझे इस पे बहुत अभी टाइम दिया इनको आपने। किशोर तिवारी जी
सपोर्ट कर रहे गोपाल जी, हैं। गोपाल जी के मुद्दे पे मुझे कहना है, बहुत टाइम दिया आपको। किशोर तिवारी जी, मुझे जी किशोर तिवारी जी आप बात करिए। क्या मेरा नंबर है अभी? जी बिल्कुल आप ही का। किशोर तिवारी जी, हाँ बोलो सर आप बात कर रहे थे अपनी, जी बताइए। बेटा जी बोलो, आवाज आ रही है आपकी? किशोर तिवारी जी, आवाज आ रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है ना, अच्छे से पहुंच रही है। जी सर, आप बार बार उंगली उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रखिए क्योंकि समय निर्धारित है और फिर मैं डिबेट समाप्ति की ओर जाऊंगा। जी मैं कृष्णा हो गया, राहुल लोंडे हो गया और गोपाल तिवारी हो गया, ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही आदमी था कि जो भारत के संविधान को लेके बात कर रहे थे, वो एडवोकेट नितिन सागपुत, जिसने पूरा परिप्रेक्ष्य बता दिया कि कोई अगर बगावत करता है और बोलता है कि जैसा बच्चा बाप के घर से निकल जाए और बाप को ही बेदखल करे, तो बेदखल करना नहीं जमता, ऐसा प्रॉपर्टी एक्ट में भी और सक्सेशन में भी नहीं होता। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बार ऐसी प्रसंग आए तब जो निर्णय लिया गया, वो निर्णय अगर तत्काल लिया जाता तो शायद महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती। लेकिन अभी क्या हो गया कि सर मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप बात करें क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास समय पूरा हो चुका है। मैं सागपुते साहब आपको बताता हूँ, हम गए काय के लिए, हमने बोला भाई हमारा इलेक्शन ड्यू है, हमको इलेक्शन लेने दो। उसमें भी एक एप्लीकेशन आ गया कि ये लोग तो वही एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है सर, बताइए सर, समय निर्धारित करना चाहूंगा सर कृष्ण, ठीक है राहुल जी गए और बीजेपी में जा मिले। अब वो राहुल जी, बीजेपी का ये प्लान ए है कि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करे कि शिवसेना किसकी है। अब ये तो शिवसेना बाला साहब की थी, बाला साहब के जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी की है। और हमारे यहाँ पे राहुल को मैं बता देता हूँ, रहना है तो रहो, जाना है तो जानो। हम लोग है ना ज्यादा ये जो बोलते ना ये डेमोक्रेटिक वगैरह, तो अभी मोदी शाह का भी ऐसा ही है, जो बात करेगा उसको निकाल देते। बात रखिए राहुल जी, जिसके घर से चुन के नहीं आते राहुल जी बात तुम दूसरी रहो। तो देश में ऐसा ही चलता है, लोग ही चुन के देते हैं। तो मैं क्या करूँ, पूरे में यही चल रहा है। राहुल जी हम जनता जाएंगे। और बता देता हूँ आपको राहुल जी आपने बोला, कृष्णा ने रिपीट किया, मैं बता देता हूँ, अगर मुंबई महानगर पालिका के अंदर राहुल जी मुंबई महापालिका, अरे भाई कितना समय तुम समय निर्धारित है, समय हो चुका है, इससे माफी चाहूंगा। इस डिबेट को मैं आगे लेके जा पाऊंगा। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले में पिछली सुनवाई के दौरान दलील पूरी कर ली थी। शिंदे गुट ने पिछली सुनवाई में 1971 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। इस फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट को मूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने बैकअप प्लान तैयार कर रखा है। अगर शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलता है तो क्या होगा, और अगर उद्धव ठाकरे चुनाव विवाद की लड़ाई जीतते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी, यह देखना जरूरी होगा। महाराष्ट्र हेड मंगला बाकी की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।